Welcome again, students, in the class of business policy. We are still discussing chapter number 5, that is about strategies in action. Last time in part 1, we discussed about long term objectives in detail, and then we also had a long discussion over 4 type of strategies that are available for an organization. Remember that we discussed about 4 sets of strategies. For example, we discussed about integration strategies, then intensive strategies, then diversification strategies, and finally we discussed about defensive strategies. So with this hope that you had gone through my lecture in a decent way and you understood the concept in a good manner, I'm taking you to the next level, that is part 2 of chapter number 5. So let's start. ओके जी, आपको याद होगा हमने 4 ग्रुप पढ़े थे स्ट्रेटजीज़ के, जिनमें इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज़ में ये 3 तरह की स्ट्रेटजीज़ थी: फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है? जब आप रिटेलर और होलसेलर को ऑक्यूपाई कर लें, यानी वो अपना ख़ुद बना लें या उनसे वापस ले लें। बैकवर्ड, आप सप्लाई सोर्स को ख़रीद लें, सप्लायर को ऑक्यूपाई कर लें। और हॉरिजॉन्टल, सेम लेवल पर। तो अब हमने इनकी पढ़नी है गाइडलाइन कि ये किन जगहों पर हमने ये स्ट्रेटजीज लगा। सबसे पहले फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के गाइडलाइन। ये गाइडलाइन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस है, क्योंकि आपको गाइडलाइन समझ आएंगे तो आप स्ट्रेटजी को चूज़ कर सकेंगे। अगर आपको गाइडलाइंस का ही नहीं पता, डायरेक्शन का ही नहीं पता कि ये सिचुएशन मेरे सामने है तो इसमें मुझे कौन सी गाइडलाइन यूज़ करनी है, तो बिल्कुल यूज़लेस है इनको पढ़ना। तो गाइडलाइंस को बहुत गौर से सुनिएगा। अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में देखें क्या करना चाहिए आपको, कौन सी गाइडलाइन होनी चाहिए। सबसे पहले, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर आर स्पेशली एक्सपेंसिव। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर और होलसेलर को डील करता है ना, तो ये कब हमें लगानी चाहिए? जब आपको लगे कि हमने जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर दिए हुए हैं या जो थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन हमने दी हुई है मुख्तलिफ़ जगहों पे, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स काफ़ी महंगे हैं, यानी उनको मैनेज करना काफ़ी महंगा पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। तो और ऑर्गेनाइजेशन ये सोचता है कि इसकी बजाय अगर हम खुद के डिस्ट्रीब्यूटर लगा लें, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बना लें, तो वो हमें इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। तो ये वो गाइडलाइन है, यानी इस सिचुएशन में आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लेनी चाहिए। अच्छा, नंबर 2 और क्या हो सकता है जब आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लगानी चाहिए? व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर इज़ सो लिमिटेड एज टू ऑफर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आपको ये लगे कि क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर है नहीं हमारे पास, यानी मार्केट में थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें क्वालिटी के नहीं हैं। अच्छा, क्वालिटी के नहीं है तो उसका आपको क्या नुकसान होगा? ज़ाहिरी बात है, अगर एक थर्ड क्वालिटी का डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप उसको अपॉइंट करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो थर्ड लेवल का जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आपकी प्रोडक्ट को भी थर्ड लेवल पे ही लेके जाएगा। तो आपकी प्रोडक्ट को फर्स्ट लेवल पर नहीं लेकर आएगा, ए ग्रेड पर नहीं लेकर आएगा, वो थर्ड ग्रेड में ही रखवाएगा और थर्ड ग्रेड ही उसको डील कराएगा, जिससे आपको नुकसान होगा, फ़ायदा कम होगा। तो ये भी सिचुएशन है जिसमें आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। इसी तरह नंबर 3, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट्स इन एन इंडस्ट्री दैट इज़ ग्रोइंग। लें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट लिखा हुआ है कि जब एक इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो कर रहा हो, यानी मैच्योर ना हुआ हो, अभी मैच्योरिटी नहीं आया उसका, ग्रोथ फेज चल रहा है। याद है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में
4 स्टेजेस पढ़े थे, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ये ग्रोथ की बात है। अब एक इंडस्ट्री ओवरऑल ग्रो कर रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसमें अभी आपको प्रॉफिट्स आने हैं, उस इंडस्ट्री ने अभी आके तरक्की करनी है, यानी उसका अभी जो चार्म है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये सिचुएशन है कि जिसमें आपको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन लाजमी तौर पे कर लेना चाहिए अगर आप कर सकते हैं तो। एक और सिचुएशन, व्हेन प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स हैव हाई प्रॉफिट मार्जिन। जो आपने थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर रखे हुए हैं वो आपसे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा मांगते हैं कि जी हम आपका प्रोडक्ट सेल करेंगे, हम तो 20% प्रॉफिट मांगेंगे आपसे, 20% प्रॉफिट आपको हमें देना होगा। अब 20% बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है और हमें नहीं देना चाहिए तो बेहतर है आप फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर लें, अपना डिस्ट्रीब्यूशन लगा लें। ये एक और सिचुएशन है। इसी तरह बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये ज़रूरी नहीं होता कि आप फटाफट उठाकर इंटीग्रेशन पर चले जाएं। अपनी सोच समझ के लगाना होता है, फ़ैसला करना होता है, क्योंकि इंटीग्रेट करने में बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। ये ना हो कि आप ऑर्गेनाइजेशन के सारे पैसे उठाकर इंटीग्रेशन में लगवा दें और अब पता चले आपको कि जी प्रोडक्शन के लिए तो पैसे नहीं है, मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं है, अब बैंक से हमें बहुत ज़्यादा लोन लेना पड़ेगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए। बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहाँ करना चाहिए? अब देखें, वहाँ हमने बात करी थी डिस्ट्रीब्यूटर की, यहाँ सारी सप्लायर की बात होगी। जब आपको लगे कि आपके सप्लायर महंगे हैं और अनरिलायबल हैं, यानी उन पे यकीन नहीं किया जा सकता, कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद नहीं है आपको, तो ये सिचुएशन है जहाँ पर आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहिए। सिमिलरली, व्हेन द नंबर ऑफ सप्लायर इज़ स्मॉल एंड नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इज़ लार्ज। जब मार्केट में कॉम्पिटिटर ज़्यादा हो, सप्लायर काफ़ी कम हो, तो आपको बैकवर्ड इंटीग्रेट करना चाहिए। क्यों? कि जब थोड़े सप्लायर होते हैं तो वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से डील नहीं कर सकते, यानी वो वक्त पे आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे। जब नहीं करेंगे तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते तो आप डिलीवरी नहीं कर सकते, प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं करेंगे, आपका रिप्यूटेशन ख़राब होगा, और जब रिप्यूट ख़राब होगा तो नेक्स्ट टाइम आपको ऑर्डर नहीं मिलेंगे, तो बहुत मुश्किल आपके लिए हो सकती है। तो बेहतर इसका हल ये है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप समझते हैं कि हम बैकवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इस सिचुएशन में भी यू गो फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। व्हेन द एडवांटेजेस ऑफ स्टेबल प्राइसेस आर पार्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। जब आपको ये लगे कि ये जिस प्रोडक्ट को मैं डील कर रहा हूँ इसका प्राइस एक अच्छे और लंबे अरसा तक स्टेबल रहेगा, यानी ये गोल्ड प्राइस नहीं है, ये ऑयल प्राइस नहीं है जिसका हर माह में चेंज हो रहा है, हर 15 दिन के बाद प्राइस। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये 5, 6, 7, 8 महीने इनका प्राइस इसी तरह चलेगा, स्टेबल रहेगा, ये बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। तो जब आपको ये पता होता है ना कि ये अगले 5-6 महीने प्राइस यही रहना है, तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो जब ऐसी प्रोडक्ट्स आपके पास हो जिनका प्राइस स्पेक्ट्रम स्टेबल हो, तो यहाँ पर भी आप बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकते हैं। When an organization needs to quickly acquire a needed resource, जब ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत हो एक रिसोर्स को ख़रीदने की, यानी वो समझे कि ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस रिसोर्स को फटाफट ख़रीद ले किसी भी तरीके से, तो उसको बैकवर्ड इंटीग्रेट कर लेना चाहिए। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहाँ पे करना चाहिए? ये सेम लेवल पे होगा। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन मोनोपोलिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इन, ये क्या होता है मोनोपोलिस्टिक? ये होता है मोनोपोली से ऊपर वाला लेवल जो है। मोनोपोली में तो एक ही होता है ना, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है कि चंद होते हैं, यानी कुछ मैन्युफैक्चरर होते हैं और कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं। जब आपको ये लगे कि मैं मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आ सकता हूँ अगर मैं इन ऑर्गेनाइजेशन को ख़रीद लूँ, जैसे अगर आप पाकिस्तान में देखें, अगर हम आइसक्रीम इंडस्ट्री को देखें, पाकिस्तान में कितने हैं, मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन है कि नहीं है। इसी तरह मोबाइल फ़ोन में देखें, जो ये सर्विस प्रोवाइडर है, मोनोपोलिस्टिक है कि नहीं है। 4-5 प्रोवाइडर है सिर्फ, कस्टमर करोड़ों में है, आइसक्रीम खाने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो सही लेवल पे, एक वॉल्स है
और एक आपका ये ओमोर है। बाकी नेशनल लेवल के हैं कुछ ब्रांड्स, लेकिन वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। बड़े लेवल पे ये दो ही compete कर रहे हैं। तो जब आपको लगे कि हम मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेट करें आप। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्पीट इन अ, जब यहाँ पर भी इंडस्ट्री ग्रो कर रहा हो तो भी आपको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की तरफ जाना चाहिए। व्हेन अच्छा, ये इनके इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल क्या होता है मैंने वैसे क्लास में बहुत दफ़ा बताया, लेकिन विद दिस होप कि अभी भी आप लोगों को याद नहीं होगा। पहले मैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट वंस अगेन आपको बता दूं। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल ये होता है कि जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते हैं तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो डिक्रीज़ होती जाती है। ये बिल्कुल ऐसे है, कभी आप विज़िटिंग कार्ड बनवाने जाएं अपने, तो आपसे पूछता है कि जी अगर आपने 500 कार्ड्स बनवाने हैं तो उसकी प्राइस और है, 100 बनवाने हैं विज़िटिंग कार्ड तो उसका प्राइस और है, 1000 बनवाने हैं तो उसका और है, 10,000 बनवाने हैं तो उसका प्राइस और है। यानी जैसे जैसे आप अपना क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं वो प्राइस कम करते आते हैं। तो इसको कहते हैं इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, कि जैसे जैसे प्रोडक्शन लेवल बढ़ता है आपका तो पर यूनिट प्राइस आपका कम होता जाता है। तो जब आपको लगे कि मैं स्केल इकोनॉमीज़ के कॉन्सेप्ट को रीप कर सकता हूँ, उसका बेनिफिट ले सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज़ अ गुड चॉइस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। व्हेन कॉम्पिटिटर्स आर फ्लैटरिंग ड्यू टू लैक ऑफ मैनेज, जब आपके जो कॉम्पिटिटर हैं ना वो मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, प्रॉब्लम के अंदर हो, यानी जो कॉम्पीटिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉब्लम्स के अंदर हो, वो मार्केट से भागना चाहता है, लेकिन आपको लगता है कि अगर मैं उनको ऑफ़र कर दूँ, मैं उनको ख़रीद लूँ तो मेरा बिज़नेस और अच्छा चल सकता है, तो आपको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बाद अच्छा, ये जो पहले हमने पढ़ी थी, अभी जो 3 पढ़ी हैं, ये इंटीग्रेशन स्ट्रेटजीज़ थी। ये इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ है जिनमें मार्केट पेनिट्रेशन है, ये भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, इसको भी हमने पढ़ा था, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इसको भी हमने पढ़ा था। अब इनकी गाइडलाइंस हमने पढ़नी है कि ये हमें कहाँ पर अप्लाई करनी। मार्केट पेनिट्रेशन गाइडलाइन, व्हेन करंट मार्केट्स आर नॉट सैचुरेटेड, जब आपको लगे कि अभी जो मार्केट जहाँ मैं सर्व कर रहा हूँ ये सैचुरेट नहीं, सैचुरेट ये होता है कि एक ख़ास लिमिट तक पहुँचने के बाद मार्केट का साइज़ बड़ा नहीं होता। यानी जो उसमें अगर 100 कस्टमर मार्केट में मौजूद है ना, वो 100 के 100 इस वक्त बेनिफिट ले रहे हैं। वो 100 के 100 को ऑर्गेनाइजेशन सर्व कर, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्व नहीं कर रही तो दूसरी कर रही है, लेकिन उन तक प्रोडक्ट पहुँच चुका है। जब तमाम लोगों पे प्रोडक्ट पहुँच जाए तो मार्केट सैचुरेट हो जाता है, तो कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। जब तक सैचुरेशन नहीं आता, मार्केट में ग्रोथ मौजूद है, इसका मतलब आपके पास चांस मौजूद है। तो जब तक मार्केट सैचुरेट नहीं होता, आपको मार्केट पेनिट्रेशन का स्ट्रेटेजी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। व्हेन द यूजेज रेट ऑफ प्रेजेंट कस्टमर कुड बी इंक्रीज सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़बरदस्त बात की है ये ऐसे है कि अगर आज पेप्सी कोला आपको 5 रुपये का मिलना शुरू हो जाए तो आप क्या करेंगे? माई क्वेश्चन इज़ कि अगर आपको कोका कोला, पेप्सी कोला आज 5 रुपये का मिले, उसका जो एक बॉटल है, आप क्या करेंगे? तो मोस्टली जो पाकिस्तानीज़ हैं वो क्या करेंगे, वो पानी कम करेंगे और रूटीन में ये ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे। यूजेज, इसको कहते हैं यूजेज रेट। पहले मैं अगर दिन में 1 पीता था, अब मैं 4 पीनी शुरू हो गया, 5 पीनी शुरू हो गया, क्योंकि प्राइस कम हो गया। तो अगर आपको लगे प्राइस कम करने से कस्टमर का यूजेज रेट बढ़ाया जा सकता है तो आपको पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि पेनिट्रेशन में प्रोडक्ट भी आपके पास वही है, मार्केट भी वही है, मैदान भी वही है, सिपाही भी वही हैं, और दुश्मन भी वही है। कुछ भी चेंज नहीं करना आपने सिर्फ यहाँ पे प्राइस को रिड्यूस करना है। When the market share of major competitor have been declining while total industry sales have been increasing, टोटल इंडस्ट्री बढ़ रहा हो लेकिन जो आपका कॉम्पिटिटर है वो किसी मुसीबत की वजह से उसका शेयर मार्केट में डिक्लाइन हो रहा है, कोई उसके साथ मिसहैप हो गया, कोई स्कैम हो गया, कोई उसके साथ प्रोपेगेंडा हो गया, या कोई मिस्टेक उससे हो गई जिसकी वजह से उसका शेयर कम हो रहा है, लेकिन आपको पता है ओवरऑल इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी लगा देनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने प्राइस को रिड्यूस करेंगे, उनके जो कस्टमर होंगे वो आपकी तरफ आ जाएंगे।
और आपको बेनिफिट होगा। व्हेन इंक्रीज्ड इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, यहाँ पे भी अगर आपको स्केल इकोनॉमीज़ लगता है कि अगर मैं स्केल इकोनॉमीज़ को बेनिफिट ले सकता हूँ उसका, तो यहाँ पर भी आपको मार्केट पेनिट्रेशन लगाना चाहिए। देन कम्स मार्केट डेवलपमेंट, ये दूसरी स्ट्रेटजी है जी इंटेंसिव स्ट्रेटजीज़ की लिस्ट में। मार्केट को डेवलप करना है, प्रोडक्ट वही रखना है आपने। व्हेन न्यू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अवेलेबल दैट आर रिलायबल, इनएक्सपेंसिव एंड ऑफ गुड क्वालिटी, जब आपको ये लगे कि मैं अगर अपनी इस प्रोडक्ट को दूसरे शहर में ले जाऊँ और आपको ये भी लगे कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है, अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं, वो महंगे भी नहीं हैं, सस्ते मौजूद हैं और अच्छे मौजूद हैं, यानी आपको ये परेशानी अब नहीं है कि मैं प्रोडक्ट वहाँ पे इंट्रोड्यूस तो करा दूँगा एक नए शहर में, मेरी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है वहाँ पर, पहले से मौजूद है। तो ये सिचुएशन है कि आपको मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। और उसके अलावा क्या हो सकता है, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सक्सेसफुल एट व्हाट इट डज़, कि जब ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी मिलने का यकीन ज़्यादा हो और उसको पता हो कि मैं अगर उस शहर में जाऊंगा अपनी प्रोडक्ट के साथ तो वहाँ कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को लेंगे, अगर ये कॉन्फिडेंस है आपको तो आपको लाजमी तौर पे जाना चाहिए। व्हेन न्यू अनटैप्ड और अनसेचुरेटेड मार्केट्स एग्जिस्ट, बाज़ दफ़ा ये होता है कि लाहौर का मार्केट तो आपने अच्छे तरीके से कैप्चर कर लिया, अब वो तो अच्छे तरीके से कैप्चर हो गया, जितने कस्टमर थे वो सब ऑक्यूपाई हो गए, कुछ आपके पास हैं कुछ कंपेटिटर के पास है, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट अब आपके पास आ सकता है जब आप नई मार्केट में चले जाएं। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फिर मल्टीनेशनल और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनते हैं, ये इसीलिए बनते हैं कि जब प्रॉफिट एक जगह से इनका कम होना शुरू होता है तो फिर ये कहते हैं नेक्स्ट कंट्री में जाना पड़ेगा हमें, अब फिर उससे अगली कंट्री में जाना पड़ेगा प्रॉफिट्स के लिए। तो प्रॉफिट्स के लिए ये सारी आपको गेम ये करनी पड़ती है, ये सारी प्लानिंग जो है इट इज़ फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जब आपको ये लगे कि नई जो मार्केट है वहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर भी इतना ज़्यादा नहीं है और उस मार्केट में ग्रोथ भी है, तो आपको मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, जब प्रोडक्शन कैपेसिटी आपके पास एक्सेस हो गया हो, यानी ज़्यादा प्रोड्यूस आप कर सकते हैं, यानी अभी आप 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन आपके पास 400 का कैपेसिटी, इसका मतलब 300 का आपके पास मज़ीद कैपेसिटी है जो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे। अब वो प्रोड्यूस आपको करने चाहिए ताकि आपकी जो मशीन्स हैं वो एक ऑप्टिमम लेवल पर चलें, ऑप्टिमम स्केल पे आपकी चलनी चाहिए मशीन। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वही है जिसका जो प्रोडक्शन है वो ऑप्टिमम लेवल पर हो रहा हो। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप नए मार्केट चले जाएं, नए मार्केट में आपको नए ऑर्डर मिलेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा आपका और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है। देन कम ये लास्ट है जी इंटेंसिव में, ये है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसकी क्या गाइडलाइंस है ये इनको ज़रा गौर से देखिएगा। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स, आपके पास सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हो दैट आर इन द मेच्योरिटी स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, कि वो मेच्योरिटी में पहुंच गई हैं, मेच्योरिटी के बाद आपको डिक्लाइन में जाना होता है, लेकिन मेच्योरिटी में है अभी आपकी डिक्लाइन में नहीं गई और आपको लगता है कि हमारी ये प्रोडक्ट अच्छी हैं, अगर हम इनके न्यू वेरिएंट्स ले आएँ, इनमें अपडेशन कर लें, अपग्रेड कर लें और इनकी जगह नया प्रोडक्ट ले आएँ तो प्रोडक्ट फिर से हमारा चल पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन देखें, एक ही कंपनी बार बार लॉन्च करती है नया मॉडल नया मॉडल नया मॉडल नया मॉडल। लक्स ऑफ कितने अरसे से मैच्योरिटी में है, देखें डिक्लाइन में जाता ही नहीं कभी भी। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हर आफ्टर एवरी फ्यू मंथ आप देखते हैं लक्स का एक न्यू वेरिएंट मार्केट में आपको मिलता है। ये लक्स वाइट है, ये लक्स आपका ग्रीन है, ये लक्स पिंक है, ये लक्स लेमन है, ये जी लक्स आपका ये जम्स का है, मुख्तलिफ वेरिएंट्स हैं। तो जब ये सिचुएशन हो यू शुड गो फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। When an organization competes in an industry that is characterized by rapid technological, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब एक आप ऐसी इंडस्ट्री में डील कर रहे हो, ऐसी इंडस्ट्री में compete कर रहे हो जो हाईली टेक्नोलॉजिकल हो, टेक्नोलॉजिकल जो भी इंडस्ट्री होगा उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल छोटा होगा हमेशा,
क्योंकि टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदलती है। तो जब आप ऐसी प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो जैसे मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप्स हैं आपके, और जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके, इनकी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदलती है। तो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपनानी, यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है आपके पास इस स्ट्रेटजी को चूज़ करने के अलावा। व्हेन मेजर कॉम्पिटिटर ऑफ़र बेटर क्वालिटी, अगर आपका कॉम्पिटिटर बेटर क्वालिटी ऑफ़र कर रहा है, आप पे प्रेशर है, अब अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। तो आपको लाजमी तौर पर अपने कॉम्पिटिटर के साथ इन लाइन रहना है। पेप्सी कोला एंड कोका कोला, दे आर हेड टू हेड कॉम्पिटिटर ऑफ ईच अदर। जो एक करता है वो दूसरे को करना पड़ेगा। पेप्सी कोला ने अपना बॉटल्ड वाटर मार्केट में लेकर के आए, तो कोका कोला भी लेकर आए, बल्कि सॉरी पहले कोका कोला वाले लेकर के आए थे, बाद में फिर पेप्सी ने भी अपना मार्केट में लॉन्च किया। इसी तरह व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पीट्स इन अ हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, जब आप एक हाई ग्रोथ इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जिसका ग्रोथ तेज़ी से ऊपर जा रहा हो, तो यहाँ पर भी इफ़ यू आर गोइंग टू चूज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट लेकर के आ सकती है। ओके जी, आज आप उसको बस यहीं तक इस लेक्चर को नोट कर लें। बुक आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, हम 13th एडिशन को ही फॉलो कर रहे हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है विद दिस होप कि आप इसको अच्छे से आपने लेक्चर को समझा होगा। वेरी सून आई विल बी कमिंग तो वेरी सून आई विल बी कमिंग विद न्यू लेक्चर। जो हमारा 2 अब रह गए हैं स्ट्रेटजीज़, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज़ और डिफेंसिव स्ट्रेटजीज़, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डील करेंगे। आप इस पे अपना नोट्स बना लें और अच्छे से इसको रिकॉर्ड कर लें। बुक में इन डिटेल मौजूद है, स्लाइड्स इनकी मैंने सारी अपलोड कर दी हैं इजी क्लास में, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।